तो अगर आप स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से दोगलापनी मत कीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए, देश को गलत संदेश मत दीजिए। हम विदेशी सामग्री का विरोध हम नहीं करते, व्यक्तिगत रूप से हम चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हमारा सामान वहाँ चला जाए, उसका सामान यहाँ आ जाए, जिसको जो पसंद हो कंपटीशन के दौर में वो लोग इस्तेमाल करें। लेकिन आप अगर कहते हैं तो चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन पहले आप स्वदेशी निर्मित वस्त्र और स्वदेशी निर्मित चप्पल, स्वदेशी निर्मित चश्मा, स्वदेशी निर्मित यानी भारत में ही निर्मित घड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, सारी गाड़ियां तो आज सड़क पर आप देख लो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार को सिर्फ कार आप देख लेना, अगर 90% कार इनके विदेशी ना मिल जाए। आपने लॉकडाउन खोला और पहले ही चुनावी रैली बिहार में होगी और 1 लाख लोग जमा होंगे, यानी वो जिस भी सिस्टम से ये करेंगे 1 लाख लोग जमा होंगे। 1 लाख लोगों को जमा कौन कर रहा है, उससे संपर्क कौन साध रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कौन कर रहा है। तो जब आप बिहार चुनाव में 1 लाख लोगों को जमा कर सकते हैं तो 1 लाख लोगों से संपर्क करने में आपका संगठन सक्षम है, तो 1 लाख मजदूरों से आपने संपर्क क्यों नहीं किया? कई बार ट्वीट करते हैं, मोदी जी को सलाह भी देते हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी FDI की बात करी, लेकिन मोदी जी करते हैं आत्मनिर्भर की बात, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल होगा? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक बात करते हैं स्वदेशी की और फिर FDI में 100% वो खोल देते हैं। आज सुबह न्यूज़ चला है कि रामदास कदम भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने चाइनीज़ सामानों को आग लगाया, लेकिन आग लगाने की जो तस्वीर ली गई है वो चाइनीज़ मोबाइल से ली गई है। ठीक है, पूरे भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरे देश में तो है ही, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूँ। आप कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, और आज से नहीं कह रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच बहुत पुरानी तंजीम है, पुराना संगठन है, जिसने आपको सत्ता तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो स्वदेशी की बात आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये जो 2.25 आँख वाले बाबा जी हैं, ये भी स्वदेशी के नाम पर ही अरबों खरबों डकार चुके हैं। ठीक है, तो स्वदेशी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जेब में स्वयं जो मोबाइल है वो चीन का, आपके हाथ में जो घड़ी है वो विदेश का, चश्मा है वो विदेश का, चप्पल जूता है विदेश का, कपड़े जो है वो विदेश के, पूरा शरीर पैर से सर तक आपने स्वयं विदेशी सामग्रियों से ढक रखा है। और हमको स्वदेशी का पाठ पढ़ाते हैं। स्वदेशी का पाठ तो बापू ने पढ़ाया था, स्वयं अपने हाथों से चरखा चलाकर और धागा कत कर और खुद जो है कपड़े बुनकर और पूरे बदन पर खद्दर डाल लिया था और चप्पल पाँव में जो है वो खड़ाउन पहन लिया था, यानी चप्पल भी हम विदेशी नहीं पहनेंगे। तो अगर आप स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से दोगलापनी मत कीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए, देश को गलत संदेश मत दीजिए। हम विदेशी सामग्री का विरोध हम नहीं करते, व्यक्तिगत रूप से हम चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हमारा सामान वहाँ चला जाए, उसका सामान यहाँ आ जाए, जिसको जो पसंद हो कंपटीशन के दौर में वो लोग इस्तेमाल करें। लेकिन आप अगर कहते हैं तो चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन पहले आप स्वदेशी निर्मित वस्त्र और स्वदेशी निर्मित चप्पल, स्वदेशी निर्मित चश्मा, स्वदेशी निर्मित यानी भारत में ही निर्मित घड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, सारी गाड़ियां तो आज सड़क पर आप देख लो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार को सिर्फ कार आप देख लेना, अगर 90% कार इनके विदेशी ना मिल जाए तो आप मुझे कहना सर ऐसा क्यों? देश के लोगों को समझना होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब आप देखिए, नहीं आपातकाल की स्थिति में, ये आपातकाल ही है घोषित, आपने लॉकडाउन खोला और पहले ही चुनावी रैली बिहार में होगी और 1 लाख लोग जमा होंगे, यानी वो जिस भी सिस्टम से ये करेंगे 1 लाख लोग जमा होंगे। 1 लाख लोगों को जमा कौन कर रहा है, उससे संपर्क कौन साध रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कौन कर रहा है। तो जब आप बिहार चुनाव में 1 लाख लोगों को जमा कर सकते हैं तो 1 लाख लोगों से संपर्क करने में आपका संगठन सक्षम है, तो 1 लाख मजदूरों से आपने संपर्क क्यों नहीं किया? 1 लाख गरीबों से आपने संपर्क क्यों नहीं किया? 1 लाख उन मजबूरों से, भूखों से, प्यासों से, सड़क पर चलने वालों से आपने संपर्क क्यों नहीं किया? आपके पास जब इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा था, इतने मैन पावर और इतनी मनी पावर था, क्योंकि वो 1 लाख लोग जो जमा होंगे वो मैन पावर और मनी पावर के बल पर ही जमा होंगे बिहार में, तो उस मैन पावर और मनी पावर का इस्तेमाल इन गरीबों, मजदूरों, मजलूमों पर आपने क्यों नहीं किया? बिहार के संबंध में आखिरी एक कमेंट करता हूं, बिहार के मजदूरों हाथ जोड़कर कहता हूं, तुम्हारे मैं कदम छूकर, पैर छूकर कहता हूं, तुम याद रखना, जो
जो लोग इस रैली में शामिल होंगे वो उन मजदूरों के मतलब दुश्मन होंगे जिन मजदूरों ने हजार किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चलकर बिहार पहुंचने का काम किया है। उन मजदूरों को अब एक्टिव हो जाने की ज़रूरत है, चूँकि वो क्वारंटीन से भी अब बाहर आ चुके हैं। और गांव में घूमकर पता लगाओ कौन ऐसा समाज विरोधी आदमी है जो इस रैली में जो है शामिल होने जा रहा है, इसका विरोध करो। और सारे राजनेताओं को कहो कि जिसने इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ खड़े होने का काम नहीं किया, हम चुनाव में उसके साथ खड़े होने का काम नहीं करेंगे और न समाज को खड़ा होने देंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे गुलाम सरवर जी, विदेश नीति को लेकर पहले डोकलाम में चला, कई महीने तक पूरा पंगा चला, अब लद्दाख में चल रहा है। क्या लगता है मोदी जी तो जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ झूला झूलने, तो आखिर वो जो विदेश नीति और जो वो दोस्ती ही वो अब कहाँ चली गई है? इन्होंने सारी कमज़ोरी अपनी बताई है। सिर्फ मेहमानों का स्वागत किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए तब भी इन्होंने खूब साज सज्जा आओ भगत और ये मेरा दोस्त है। इसराइल के प्रधानमंत्री आए, बोले ये मेरा दोस्त है। फिर चाइना के राष्ट्रपति आए तो कहा ये मेरा दोस्त है, झूला झूले, क्या क्या हुआ। सारे ड्रामे आपने टीवी के माध्यम से देखा, आप लोगों ने चलाया भी उसको। लेकिन देखिए, दुनिया अंधी नहीं है और दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। चाइना का राष्ट्रपति हो या जापान का प्रधानमंत्री हो या उन तमाम देशों के जो भारत में आए थे, उनकी भी आँख खुले हुए हैं, कान खुले हुए हैं, दिमाग खुले हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। कभी तो इसराइल के प्रधानमंत्री से गले मिलता है एकदम ऐसा कि जैसे हड्डी पसरी टूट जाएगा, एकदम मेरा दोस्त, तो हाँ, इससे बड़ा तो दोस्त धरती पर है ही नहीं। ठीक है, तो आपको किसी को दोस्त कहने और किसी को दुश्मन कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। असल इसी का नाम है राजनीति। आप पॉलिसी मेकर से पूछिए कि आपने दोस्त क्यों कह दिया। जिस इसराइल को हम राष्ट्र माने स्वीकार करने में कई दशक लग गए, हम उसको देश नहीं मान रहे थे। ये भारत की बात मैं कर रहा हूँ। भारत का मित्र था फिलिस्तीन। यासिर अराफात को आर्थिक, राजनीतिक दोनों माने सहयोग भारत की सरकार के द्वारा दिया जाता था और उस फिलिस्तीन को लात मारकर आपने फिलिस्तीन की तमाम जो सहयोग की ज़रूरत थी उसको अचानक छोड़कर, जिस देश को अभी पूरी दुनिया के देश ने अभी भी नहीं माना है, इसराइल को अभी भी पूरी दुनिया में माने नहीं मिली है स्वीकारता, उसके बावजूद आप दोस्त, और ऐसा दोस्त गला छोड़ ही नहीं रहे, गर्दन लग रहा दब जाएगा और एकदम मुस्तकिल एक ड्रामा बच्चों वाला जो बच्चे में नहीं होता, हाँ, साथ में गाड़ी चला रहे हैं, समुद्र में पानी पी रहे हैं बैठ के, क्या क्या ड्रामा हुआ वहाँ भी और यहाँ भी दोनों। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, वो यहाँ गाना चला कि इसराइल से आया मेरा दोस्त। तो ये 4 ड्रामे जो हैं, ये रूस भी देख रहा था, ये ड्रामे चीन भी देख रहा था, ये ड्रामे और भी देश आपके देख रहे थे और अरब देश के लोग भी देख रहे थे। और भारत में जो लोग इसराइल विरोधी एक लॉबी है, आपको बता देता हूँ, विदेश नीति बनाते समय देश के लोगों के इस वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन होना भी जरूरी है। आप अचानक विदेश नीति तय नहीं कर सकते। देश की बड़ी आबादी क्या चाहती है, वो नेचुरल अलायंस उसका कौन हो सकता है, ये ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार की नज़र होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा मॉरिशस से दोस्ती हो, आप मॉरिशस का नाम ही नहीं लेते। मॉरिशस को आगे बढ़ाने में अगर भारत का सहयोग होता तो वहाँ के मूल निवासी, माने वहाँ जो लोग भी सत्ता में हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। तो आपका एक माने नैतिक कर्तव्य भी था, सामाजिक कर्तव्य भी था और भारत के लोगों की सोच भी थी कि मॉरिशस से ऐसी दोस्ती होती भारत की कि मॉरिशस भी विकास की ओर जाता और हम भी विकास की ओर। तो क्या नीति बनाते समय ये रिसर्च फिजी से आपका संबंध होता, नेपाल से आपका नेचुरल संबंध होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि नेपाल भारत का एक हिस्सा है। वही तो नेपाल भी मैं वही कह रहा हूँ, नेपाल से तो आपका ऐसा संबंध होता कि हमको नेपाल जाते समय लगता ही नहीं कि हम विदेश में थे, जो पहले था। पहले ऐसा होता था नेपाल घूमने लोग जा रहे हैं, बिहार उहार के छात्र जो है वो तो गर्मी की छुट्टी में नेपाल चले जाते थे काठमांडू घूमने, उनको लगता था मैं अपने देश में हूँ, सिर्फ शब्द नेपाल लगाना पड़ता था। आज नेपाल जाने से पहले भी सोचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी सीमाओं पर तनाव खड़ा हो चुका है। तो तमाम तर जिस दृष्टि से आप देखिए, ये सुरक्षा क्या कहते हैं जो कौन परिषद है, सुरक्षा परिषद में सदस्यता किसने आपको दिला दिया? अभी तक नहीं मिली। वो G7 में निमंत्रण मिल गया
वो मीटिंग होगी कि नहीं होगी वो इसका पता भी नहीं है। यहाँ के चैनल वाले तो बाहर लग रहा जैसे मोदी जी को यूएनओ का अध्यक्ष ही चुन लिया गया हो। नहीं, वो तो बड़ी सफलता बता रहे हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जबरदस्त सफलता, G7 में निमंत्रण मिल गया। यानी कोई अमीर अगर खाने की दावत दे दे हमको तो हम अपने आप को सोचें कि हम अमीर हो गए, ये हमारी मूर्खता होगी। कोई अमीर अगर बुला लिया, हो सकता है उसका कोई हित हमसे अटका हुआ है, इसलिए उसने दावत में हमको बुला लिया, वरना अमीर के दावत पर हम लब्बैक नहीं कहेंगे, बल्कि अमीर की दावत के बराबर हम खुद सजाने का प्रयास करेंगे, तब तो मज़ा है। और हम उसमें बुलाएंगे उससे भी दबंग अमीर को, तब मज़ा है। वो अगर अमेरिका ने आपको निमंत्रण दे दिया G7 में, ये उपलब्धि नहीं है और न विदेश नीति की ये सफलता है, ये तो अमेरिका का व्यक्तिगत हित है। अमेरिका दुनिया का सबसे शातिर देश है और अमेरिका का राष्ट्रपति इस समय का तो दुनिया का सबसे ज़्यादा शातिर व्यक्ति है। वो माने गुना और भाग ये लगाता है कि तत्काल लाभ कहाँ मिलेगा, और वो निचोड़ कर फेंक देने वाला देश है। उसने पाकिस्तान को निचोड़ा, आज से पहले वो पाकिस्तान का परम मित्र था और उससे पहले सऊदी अरब का परम मित्र था। वो उन तमाम देशों को निचोड़ता है। अब भारत में उसको कुछ संभावनाएं दिखी तो भारत को पूरे विश्व से काट कर, अब बता रहा हूँ ये शब्द जरूर, पूरे विश्व से अमेरिका भारत को काट देगा और अपनी मुट्ठी में कर लेगा अगर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी रह गए। 2-4-5 साल तो रहे, 4 साल तो गारंटी ही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो देश का दुर्भाग्य होगा। अमेरिका से दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका हमारा मित्र न था, न है, न कभी भविष्य में हो सकता है। वो हमारा नेचुरल अलायंस नहीं।